जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। ये वही याद करिए, ये वही गुजरात मॉडल है जिसको मणिपुर में रिपीट किया गया है। ये कुछ नई चीज नहीं है। इसको हमें गुजरात से अलग करके हम इसे नहीं देख सकते। ये तानाशाह का वही खेल है जो गुजरात में हुआ था, वही खेल आज हम मणिपुर में देख रहे हैं। और ये तानाशाह रहा तो ये 2 दिन दूर नहीं, जब देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह का तांडव, हम जिनको बिल्किस बानो की चीख नहीं सुनाई देती, ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर की चीख नहीं सुनाई देती, अपनी पहलवान बेटियों की चीख सुनाई नहीं देती। ये वे लोग हैं जिनको कटवा नहीं दिखता था, जिनको जहाँ भी अत्याचार हो और इनके लोग जहाँ फंसे हो, उनके डिक्टेटर से, अमित शाह या मोदी से नहीं कर सकते। वहाँ मणिपुर चल रहा है, मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में आने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन चले आ रहे हैं वो वहाँ चुनाव। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए इन लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग इस वक्त की जा रही है। हस्तक्षेप की मांग की जा रही है कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगी। मांग यहां पर इस वक्त जारी है कि मणिपुर जो बीते 3 महीनों से जल रहा है, आखिरकार उस जलते हुए मणिपुर को देखते हुए पीएम मोदी यहां का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। अपील की गई है यहां पर जातीय समुदाय की तरफ से, मैतेई और कुकी समुदाय की तरफ से केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द यहां की हालातों का जायजा लें और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर कैसे भी करके रोक लगाई जाए। मांग यहां पर की गई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां का दौरा करें। और इसी बीच देखा जाए तो इंडिया डेलीगेशन वहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गया है और इस दौरान यहां पर कई अहम दावे करते हुए भी देखा जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वाकई में देश की महामहिम राष्ट्रपति इस मामले में अपनी बात रखेंगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल मणिपुर बीते 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर की जो आवाम है वह रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। मणिपुर की आवाम जिस तरीके से यहाँ पर अपने दर्द को बयां कर रही है, उसे देखते हुए वाकई में हर किसी का दिल पसीज जाएगा, हर किसी की आंखें नम हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जो प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान में अपनी बात रखते हैं, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनका हृदय भी काफी ज्यादा दुखी है, महज 36 सेकंड का वह भाषण देते हैं, जो बार बार अपने भाषण में महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं, आखिरकार वो प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो पेश किया गया है सदन में, और ऐसे में यही देखा गया है कि आखिरकार सदन में इस मामले पर वह क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन कांग्रेस से नेता अधीर रंजन चौधरी का साफ तौर पर कहना यही रहा कि अब चर्चा क्यों नहीं हो रही है, चर्चा में आखिरकार देरी क्यों हो रही है। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि महज 10 दिन का वक्त दिया जाता है और 10 दिन के अंदर अंदर देश के पीएम को संसद में आकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वह बोल क्यों नहीं रहे हैं। और अब देखा जाए जो डेलीगेशन 21 सांसदों का डेलीगेशन वहां पर पहुंच चुका है, यानी कि मणिपुर पहुंचा है, और मणिपुर में उन्होंने किस तरीके से अपनी डंके की चोट पर बात रखी है, ये पहले आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके, जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं।
हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है, उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मणिपुर पहुंचते ही यहाँ पर सांसदों ने अपनी बात रखी है कि अब जब उन्हें मौका मिलेगा तो वह इस रिपोर्ट को सौंप देंगे यहाँ पर ओम बिरला जी के सामने, और अब यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने भी उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भूखे, यहाँ पर किस तरीके से वह किन हालातों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए मणिपुर के हालातों को देखते हुए आखिरकार राष्ट्रपति का यहाँ पर चुप रहना वाकई में यहाँ पर देश के लिए कितना दुखदायी हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार से। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार मणिपुर हिंसा को लेकर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है, ओम बिरला ने जिस तरीके से यहाँ पर मंजूरी दे दी अविश्वास प्रस्ताव को, क्या यहाँ पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि बहुमत अगर कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे का कम हो गया तो सरकार गिर जाएगी, आपको क्या लगता है पीएम मोदी का वाकई में इस मामले में इस्तीफा होना चाहिए कि राष्ट्रपति और ओम बिरला को अब इस्तीफे की उनसे मांग करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर विपक्षी दल लेकर आया है, उसको भी पता है कि अगर वोटिंग होगी तो वो हार जाएगा, क्योंकि उतना संख्या बल उसके पास नहीं है। संख्या बल इस समय सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खेमे में। तो उसका मेन मोटिव यही है कि वो चाहता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 महीने से चुप्पी साधी हुई है उसको तोड़ें और संसद में आकर जो है वो बात करें और वो बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा सभी को लगता है। क्योंकि वो नहीं बोल रहे, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जहां तक आपने बात करी इस्तीफा देने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना, वो भी अब ऐसे समय पे ये जायज नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है और अगर आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं इस चीज के लिए तो वो जायज नहीं है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है और आप उनको हटाना चाहते हैं तो 2024 की इलेक्शन है ही सिर पे, आप मेहनत करिए, आप आगे आइए, उनको कड़ी टक्कर दीजिए और उनको लोकसभा चुनाव में उनको हराइए और उनकी जगह पर आप आइए। इसी के लिए यहाँ पर जो टीम इंडिया का डेलीगेशन है वो मणिपुर गया है और वो मणिपुर में जाकर वो ये देख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो हर एरिया का जायजा लिया जा रहा है, राहत शिविरों में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय विपक्षी दल की भी यही एम है, यही चाहता है कि 2024 के इलेक्शन उनके दिमाग में है और इसी को लेकर यहाँ पर वो विपक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर साध रहे हैं, यही उनका मेन मोटिव है। लेकिन लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि राजनीति अपनी जगह है, लोकसभा के इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन मणिपुर की जनता के साथ जो हो रहा है, अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन ले या ऑपोजिशन पार्टी कोई एक्शन ले, उनको एक्शन लेकर साथ में आकर कहीं ना कहीं मणिपुर की जनता के लिए करना होगा, क्योंकि वहां पर जनता इस समय बहुत बेहाल है, उनको ठीक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, राष्ट्रपति का इस मामले में हस्तक्षेप करना कितना जायज लगता है इस्तीफे के मामले में? देखिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि देश का एक राज्य है जो जल रहा है इस समय, 3 महीने हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से जल रहा है, और वो भी ऐसा राज्य जहाँ की जो जनता है वो आदिवासी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं बिलोंग करती है, और हमारी जो राष्ट्रपति है वो खुद आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, माइनॉरिटी सेक्शन से आती हैं, तो उनको इस पे बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। और अभी तक जो वो नहीं बोली है वो भी बेहद चिंता का विषय है कि क्यों नहीं बोल रही हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं बोल रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब आपके देश का एक राज्य जल रहा है तो आपको आके बोलना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए।
बोलना चाहिए उनको। जी वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। जैसा कि यहाँ पर तुषार ने अपनी बात रखी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रपति यहाँ का दौरा करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है। हमारे देश के एक हिस्से में पूरी ही जनता जो आवाम है वहां की, वह दर्द और दुखों का सामना कर रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिल रही है, निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया जा रहा है। और इन हालातों को देखते हुए अगर राष्ट्रपति नहीं बोलती हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी। और 24 में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसे में जब पीएम मोदी सदन में आकर अपनी बात रखेंगे तो देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार वह क्या बात रखेंगे, क्योंकि कई बार उनकी आंखों से भी कई मुद्दों को लेकर आंसू छलकते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ आपको दिखाते हैं कुछ वीडियोस, किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तमाम महिलाओं ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है और पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। जरा सुनिए यहाँ पर उन महिलाओं के बयान। भाइयों और बहनों, हमारी पीढ़ी ने एक आजाद हिंदुस्तान पाया। एक आजाद हिंदुस्तान में हमने अपनी पहली सांस ली। आजादी की लड़ाई में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, पर हाँ, आज इस 21वीं शताब्दी में 2023 में जब हम खड़े हैं तो एक बहुत अहम रोल यूथ कांग्रेस का और युवाओं का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है। आज आजाद करना है इस देश को बेरोजगारी से, आज आजाद करना है इस देश को महंगाई से, आज आजाद करना है इस देश को अत्याचार से, भ्रष्टाचार से और एक ऐसे तानाशाह से जिसने इस देश को अंधेरे में धकेल रखा है। आज जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, हर व्यक्ति का आज हृदय तार तार हुआ जब हमने मणिपुर की तस्वीरें देखी। और सच कहूं तो वो तस्वीरें देखने की तक हिम्मत नहीं हुई। जब वो तस्वीरें आंखों के सामने आई तो कहीं ना कहीं आंख बंद करनी पड़ी। अभी नेटा मेरे पास बैठी थी, नेटा से मैंने पूछा तुम मणिपुर गई थी, क्या देख के आई? और नेटा ने मुझे अपने मोबाइल पे जो तस्वीर दिखाई, सच मानिए उसको देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो ये मणिपुर में जो हुआ है, आपको सचेत कर दूं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये वही, याद करिए, ये वही गुजरात मॉडल है जिसको मणिपुर में रिपीट किया गया है। ये कुछ नई चीज नहीं है। इसको हमें गुजरात से अलग करके हम इसे नहीं देख सकते। ये तानाशाह का वही खेल है जो गुजरात में हुआ था, वही खेल आज हम मणिपुर में देख रहे हैं। और ये तानाशाह रहा तो ये वो दिन दूर नहीं जब देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह का तांडव हम देखेंगे। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम युवक युवतियां जागे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने लड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करें और सच्चाई समाज के सामने लाएं। और नहीं तो गोदी मीडिया तो वही दिखाता रहेगा कि सीमा हैदर कभी नाच रही है, कभी गा रही है, कभी खा रही है, कभी सिंदूर लगा रही, कभी बिंदियां लगा रही है, तो अंजू पाकिस्तान में प्री वेडिंग शूट कर रही है। गोदी मीडिया तो यही दिखाएगा। आप यूथ हैं, आप आईटी के टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूबर बने, ज्यादा से ज्यादा सच्ची घटनाएं यूट्यूब, फेसबुक, आईटी के माध्यम से इस देश के कोने कोने में पहुंचाइए। आप हर एक व्यक्ति यूथ कांग्रेस का ये काम भली भांति कर सकता है। और मुझे विश्वास है जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट है यूथ कांग्रेस का, वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। और जहां तक बहनों की बात है, अभी आपने शक्ति प्रोग्राम का लॉन्च किया, उसके लिए बधाई देती हूँ।
पर एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी कहीं रेप होता है, महिला अत्याचार होता है, तो हर आदमी एक मानसिकता बन गई है कि फोन करके कहता है कि मैडम महिला कांग्रेस को बोलिए कि प्रदर्शन करे। अरे क्यों? महिला कांग्रेस अकेले क्यों प्रदर्शन करेगी? क्यों यूथ कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर सकती रेप, गैंग रेप पर? क्यों महिला अत्याचार पे यूथ कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती? जब किसी पुरुष पे कुछ होता है, महिला कांग्रेस आगे जाके लड़ाई लड़ती है, पर यूथ कांग्रेस का दायित्व है कि वो जब महिला अत्याचार हो, यूथ कांग्रेस उस अत्याचार के खिलाफ लीड ले और महिला कांग्रेस उसके साथ खड़े रहे। ये बस महिला कांग्रेस का काम नहीं है, ये बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ। और साथ ही भाइयों और बहनों, अभी हमने देखा, हम कुछ आशा इस सरकार से, इस डिक्टेटर से, अमित शाह या मोदी से नहीं कर सकते। वहां मणिपुर चल रहा है, मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में आने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन चले आ रहे हैं वो, क्योंकि वहां चुनाव है। कर्नाटक के अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं। आपने एक नई जान दी है कांग्रेस पार्टी को, आपने ताकत दी है, आपने राह दिखाया है कि हम सब लड़कर इन भ्रष्ट और अत्याचारियों को अपने अपने प्रदेशों से उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बिल्किस बानो की चीख नहीं सुनाई देती, ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर की चीख नहीं सुनाई देती, अपनी पहलवान बेटियों की चीख सुनाई नहीं देती। ये वे लोग हैं जिनको कटवा नहीं दिखता था, जिनको जहां भी अत्याचार हो और इनके लोग जहां फंसे हो, उनके साथ ये खड़े पाए जाते हैं। और स्मृति ईरानी को कल हमने संसद में चीखते चिल्लाते देखा, और देखा कि किस तरह से उनने एक तमाशा मचाया और महिला अत्याचार को भी राज्यों में बांट दिया। शर्म आती है हमें जब महिला होकर कोई महिला अत्याचार को भी जात पात धर्म या राज्यों के नाम पर बांट देते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको आह्वान करूंगी कि यूथ कांग्रेस से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ये वही यूथ है जो आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए लड़ा था, और उसके बाद ये वही यूथ है जिसने 77 में इंदिरा जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने राजीव जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने सोनिया जी और राहुल जी को ताकत दी है। और जब मैं यूथ की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, तो मैं अपने लाडले नेता राजीव जी को नहीं भूल सकती। आज आप और हम महिलाएं इस पार्टी में सशक्त हैं, तो कहीं वो राजीव जी की सोच थी जिसने हमें 33 नहीं 50% का आरक्षण दिया, और उस आरक्षण के चलते आज हमारी हजारों बहनें नगर पालिका, नगर निगम, तमाम चुनाव में जीत के आती हैं। पर ये सपना राजीव जी का अधूरा है, जिसको हमको पूरा करना है। ये अधिकार हमारा, हमें विधानसभा और लोकसभा में भी लेना है। तो मैं यूथ कांग्रेस से आह्वान करूंगी कि 33% आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए वो भी लड़ाई लड़े और महिला कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का साथ दे, तभी राजीव जी का सपना पूरा होगा। पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद। मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा। एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं। मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो समाज से आती है, समय मांग रही हूं। मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं। ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है, पर न्याय नहीं है।